कि क्लास 9th अगर आप अभी अपठित गद्यांश को बेहतर से तैयार कर लिए, बेहतर ढंग से, तो समझ लीजिए आपका 10th बोर्ड का भी तैयारी हो गया अभी से ही। आपको संस्कृत आता है, नहीं आता है, पिछले क्लास में कुछ पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, भूल गए थे, कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पूरा क्लास 9th एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट हो रहा है क्लास 9th संस्कृत का पढ़ाई। तो आज है आप सभी का पहला क्लास। तो आज के क्लास में बात करेंगे कि संस्कृत का सिलेबस क्या है, यानी कि क्या क्या क्लास 9th में आप सभी को पढ़ना है। और आपको संस्कृत आता है, नहीं आता है, पिछले क्लास में कुछ पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, भूल गए थे, कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पूरा क्लास 9th एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जितना बेसिक होगा सब कुछ बताएंगे और क्लास 9th और 10th आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। तो जो भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज पहला क्लास है, तो आज जो है आपको संस्कृत के सिलेबस के बारे में बताएंगे कि सिलेबस जो है हम सभी को क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान रहे कि एक कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो जो बता रहे हैं उसको लिखिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। 10th बोर्ड टॉपर बनना है ना जी सर, तो स्क्रीनशॉट लेने वाला आदत छोड़ दीजिए, लिखने का आदत जो है अभी से ही बैठा लीजिए। सर क्लास 9th से ही, हाँ, तब न जाके टॉपर बनेंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृत का जो सिलेबस है जी सर, संस्कृत का सिलेबस, तो संस्कृत का सिलेबस क्लास 9th का आपका स्कूल नहीं बनाता है। स्कूल कहने का मतलब वो जहां आप पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे कि सर सिलेबस कौन बनाता है, तो 9th से सिलेबस जो है, यानी कि क्या क्या पढ़ना है, यह बोर्ड बनाता है। बोर्ड कहने का मतलब जो आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो अपने जो सीबीएसई अंकल है वही बनाते हैं। तो उन्होंने सिलेबस को क्या किया है कि 2 भागों में बांट दिया है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सर क्या क्या बता रहे हैं। पहला जो पार्ट है उसका नाम है संस्कृत का व्याकरण, जो आप बहुत अच्छे ढंग से जान रहे हैं। व्याकरण का मतलब क्या हो गया, ग्रामर हो गया। व्याकरण का मतलब क्या हो गया, संस्कृत ग्रामर हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है वह आपका बुक का मतलब सेम उसी बुक जो आपको पढ़ना है, वो वाला बुक का सिलेबस। ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई में 2 बुक चलता है। किसी स्कूल में सेमुसी पढ़ाई होता है, किसी स्कूल में मनिका पढ़ाई होता है। तो चिंता नहीं कीजिए, आपके स्कूल में जो भी पढ़ाई होता है हम दोनों पढ़ाएंगे। आपके स्कूल में जो भी पढ़ाई होता है वही आप पढ़िएगा। दोनों बुक आपको नहीं पढ़ना है, कोई एक ही पढ़ना है। तो सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा पढ़ना है, तो जो आपके स्कूल में पढ़ाई होगा, आपके विद्यालय में, वही आपको पढ़ना है। अब आपको बताते हैं कि व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो व्याकरण में समझ लीजिए कि सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है जिसका नाम है अपठित गद्यांश। क्या है, अपठित गद्यांश। क्या नाम है, अपठित गद्यांश। यह टोटल 10 नंबर का है। अरे सर 10 नंबर का, हाँ, अपठित गद्यांश टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। सर ये होता क्या है बता दीजिए। बता देते हैं। जैसे इंग्लिश में एक अनसीन पैसेज होता है, जैसे एक पैसेज आपको दे देता है और उससे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है जी सर। तो यहां भी क्या है, संस्कृत में एक आपको पैसेज दे देगा और उससे क्वेश्चन आंसर पूछेगा और पैसेज में से ही ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन आंसर लिखना रहता है। बहुत इजी होता है। एक क्लास लेंगे और आपको सिखा देंगे, 10 नंबर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ इससे क्या आपका फायदा होगा कि क्लास 10th संस्कृत में भी सेम टू सेम यही टॉपिक पढ़ना है। तो समझ लीजिए कि क्लास 9th अगर आप अभी अपठित गद्यांश को बेहतर से तैयार कर लिए, बेहतर ढंग से, तो समझ लीजिए आपका 10th बोर्ड का भी तैयारी हो गया अभी से ही, ठीक। तो समझ लीजिए आप कितना आगे जा रहे हैं, तब ना एकदम बोर्ड में आप हीरो बनेंगे, 10th बोर्ड में टॉपर बनेंगे जी सर। दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है पत्र लेखन। दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है पत्र लेखन। क्या नाम है, पत्र लेखन। क्या नाम है, पत्र लेखन। ये जो है 5 नंबर का सिलेबस होता है, ठीक। तो आप कहेंगे कि सर पत्र लेखन मतलब लेटर राइटिंग में क्या पूरा का पूरा लेटर लिखना रहता है, तो ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा लेटर पहले से लिखा रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, तो 10 उसमें फिलअप करना रहता है। एक एक क्वेश्चन आधा आधा नंबर का रहता है, बहुत ईजी रहता है।
एक क्लास लेंगे, पत्र लेखन भी आपको बनाना आ जाएगा। ठीक, और ये पत्र लेखन भी सेम टू सेम क्लास 9th के भी सिलेबस में यही पढ़ना है और क्लास 10th के भी सिलेबस में यही पढ़ना है। तो अभी 9th में ही आप पढ़ लेंगे तो 10th भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे कितना आगे का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्लास 9 से ही कुछ बच्चे IIT JEE का तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, नीट का तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो काफ़ी आगे रहते हैं। तो समझ लीजिए कि 10th बोर्ड का भी तैयारी आपका इसी में हो जाएगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो आपका आता है वो आता है चित्रलेखन। तीसरा टॉपिक जो आता है वो आता है चित्रलेखन। तो कोई चित्र दिया रहेगा और उससे 5 लाइन आपका लिखना रहेगा, 5 लाइन आपका सही है तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब चित्रलेखन देख के ये नहीं समझ लेना है कि सर कहीं कोई शादी विवाह का चित्र दे दे, क्रिकेट का चित्र दे दे, ऐसा नहीं है। चित्र में जो है जनरली आपके लाइफ से जुड़ा चित्र देगा। कहने का मतलब है कि स्कूल का फोटो दे देगा, ठीक है, पार्क का फोटो दे देगा, नदी का फोटो दे देगा, ठीक है, यही सब फोटो जो है आपको, लाइब्रेरी का फोटो दे देगा। तो जितना भी फोटो दे सकता है बोर्ड अंकल आपके एग्जाम में, वो सारा फोटो हम आपका करा देंगे। और सेम टू सेम चित्रलेखन भी क्लास 10th में आता है। उसके बाद चौथा जो टॉपिक पढ़ना है वो उसका नाम है अनुवाद। तो सर ये क्लास 9th का है कि 10th का है? 9th 10th का जो सिलेबस है लगभग सेम है, बस बुक में जो है डिफरेंस है। बाकी बात ग्रामर समझ लीजिए 60% सेम ही है। तो समझ लीजिए क्लास 9th आपका बेहतर रहेगा, तो क्लास 10th में सिर्फ आपको रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, चलिए चौथा जो टॉपिक है इसका नाम है अनुवाद। ये भी 5 नंबर का आता है। तो आप कहेंगे कि सर अनुवाद तो हमें बिल्कुल बनाने नहीं आता। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, एकदम 0 लेवल से अनुवाद आपको पढ़ाएंगे। हाँ, अनुवाद एक क्लास की चीज नहीं है, इसका लगातार थोड़ा थोड़ा कर करके प्रैक्टिस करा देंगे पूरे साल। एकदम क्लास 9th में भी आपका अनुवाद बेहतर हो जाएगा, क्लास 10th में भी हो जाएगा और आगे क्लास 11 12th में भी आपका अनुवाद बेहतर रहेगा। तो समझ लीजिए कि आगे 4 साल की तैयारी अभी से ही आपका फाउंडेशन जो है एकदम मजबूत हो जाएगा अनुवाद से। ठीक, और यह मान के पढ़ाएंगे कि आपको छोटा सा भी अनुवाद नहीं आता है। ठीक, तो चिंता नहीं करना है। तो ये हो गया चौथा टॉपिक। अब जो है उसके बाद मेन ग्रामर स्टार्ट होता है। तो सर ये डुप्लीकेट ग्रामर था? नहीं, ये भी ग्रामर ही था, लेकिन ग्रामर को भी एक असली ग्रामर जो है वो आपको बताते हैं क्या होता है। इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है, छठा नंबर टॉपिक, उसका नाम है संधि। क्या नाम है? संधि। शादी में होता है समधि, यहाँ पे आपको पढ़ना है संधि। तो संधि जो है ये भी आपका 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये भी आपको अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे। ध्यान रखिएगा कि संधि क्लास 9th में सर पढ़ लेंगे तो 10th में भी हो जाएगा। जिनको सेमूसी बुक पढ़ना है उनका 10th में अलग सिलेबस है, तो 10th वाला यहाँ से नहीं होगा, ये 9th का है। जिनको मनिका पढ़ना है तो समझ लीजिए आप 9th पढ़ लेंगे तो 10th भी आपका हो जाएगा। संधि हो गया। उसके बाद जो है आपको जो है 7वां टॉपिक जो पढ़ना है बाबू, उसका नाम है शब्दरूप। उसका नाम है शब्दरूप। आप कहेंगे कि सर शब्दरूप वही ना, बालक शब्दरूप, लता शब्दरूप? बिल्कुल 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 सर, वही शब्दरूप है, वही शब्दरूप है छोटे छोटे बच्चों, वही शब्दरूप। अब आप कहेंगे कि सर बालक शब्दरूप तो हमें याद है, लता शब्दरूप भी याद है, फल शब्दरूप भी याद है, लेकिन सर इसका यूज कैसे करते हैं यही नहीं पता चलता है। बस याद कर लिए बालका बालकौ बालका, ये कहाँ पे सर यूज करें? तो जब आपको हम ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, अनुवाद वाला टॉपिक, पत्र लेखन का पढ़ाएंगे, तो इस सब में आपको बताएंगे कि यूज कैसे किया जाता है शब्दरूप का। ठीक, हमको पता है कि आप सभी टीचर के बोलने पे रट लेते हैं, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि सर यूज कैसे करें, यूज कैसे करें, तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे। अब शब्दरूप आपको याद हो जाएगा, तो उसके बाद 8वां नंबर जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसका नाम है धातु रूप। सर ये धातु रूप क्या होता है? तो धातु रूप का मतलब हो गया वर्ब। जैसे इंग्लिश में वर्ब होता है ना जी सर, वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले, दुनिया का कोई भी आप शब्द लीजिए, वर्ड लीजिए, जिससे कोई काम होने का पता चले, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। जैसे प्लेइंग, खेल रहा है, वर्ब। हिंदी में कहते हैं क्रिया, और संस्कृत में धातु रूप। बिल्कुल, तो धातु रूप का मतलब हो गया क्रिया, यानी जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले। आपके क्लास की रिया नहीं, क्रिया। क्रिया का मतलब हुआ जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले। जैसे खेलना, तो उसका धातु रूप होगा। ठीक है, नाम का शब्द रूप होता है। बालक नाम है, वो कोई काम थोड़ी है, हम बोलते हैं बालक, तो उससे क्या पता चलता है कि कोई नाम है, किसी आदमी को कह रहे हैं, काम तो नहीं पता चलता है। और बोल दे खेलना, पढ़ना, तो उससे क्या पता चलता है? काम होने का पता चलता है। तो जितने भी शब्द है जिससे आपको लगता है कि कोई काम हो रहा है,
तो उसका धातु रूप होता है। ठीक, तो ये भी एक ट्रिक होता है, आपको हम बता देंगे, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद 9वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कारक उपपद विभक्ति। ठीक, कारक उपपद विभक्ति, ये जो टॉपिक है इसको जो है एकदम अच्छे से 9th में पढ़ना है। सर ये 10th के भी सिलेबस में है, 10th के सिलेबस में खुल्लम खुल्ला नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसमें आप थोड़ा सा भी हिरिंग बिरिंग किए कारक उपपद विभक्ति में, तो 10th में पूरा समास आपका गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा सर ये बात है, तो ये जो है यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। उसके बाद 9वां नंबर टॉपिक तो हो गया। अब जो 10वां नंबर टॉपिक है उसका नाम है प्रत्यय। क्या नाम है? प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो किसी भी शब्द के बाद में लग के उसका मतलब बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ये आपको जब पढ़ाएंगे तो और डिटेल में पढ़ाएंगे। सर ये कितने नंबर का आएगा? सब 4-4 नंबर का सिलेबस में है। उसके बाद है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? तो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका मतलब बदल देता है। जैसे सर अगर हम हार लिखें तो हार का मतलब क्या हो गया? हारना हो गया, और इसके आगे बी नाम का उपसर्ग लगा दिया, बन गया ये बिहार। बिहार का मतलब क्या हो गया? घूमना। ठीक है, तो सर बिहार राज्य में ब होता है, वह नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया उपसर्ग। तो प्रत्यय उपसर्ग आपका हो गया। हाँ, एक टॉपिक ग्रामर का और पढ़ना है आपको, जिसका नाम है अव्यय। तो ये बस नाम का इतना बड़ा बड़ा टॉपिक है, सब है आधा घंटा का टॉपिक। तो ग्रामर में आपको इतना ही पढ़ना है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट मत लीजिए आदित्य, नोट कीजिए। चलिए ये देख लीजिए, ये आपको ग्रामर में पढ़ना है। अब ग्रामर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको पढ़ना है सेमूसी बुक। ठीक है, तो जिनके स्कूल में सेमूसी बुक चल रहा है उनको ये चैप्टर पढ़ना है। मनिका वालों का भी दिखा देते हैं, चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेमूसी बुक का सिलेबस। आपके स्कूल में अगर सेमूसी बुक चल रहा है तो ये आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर पढ़ना है। ध्यान से देख लीजिए। सर ऐसा क्यों किया है बोर्ड? तो बोर्ड जो है वो आपके अंकल है, CBSE अंकल, तो सबको ऑप्शन दिए हैं कि बेटा 2 बुक दे रहे हैं, सेमूसी दे रहे हैं और मनिका दे रहे हैं, जिसको जो मन सो पकड़ लो। ठीक है, यस सर, तो सेमूसी मन है तो सेमूसी पकड़ लेना है, मनिका मन है तो मनिका पकड़ लेना है। तो चुनना आप सभी को ही है, लेकिन स्कूल वाला आपका बात मानता है? नो सर वो तो हम पे रौब दिखाते हैं। हाँ, तो जो स्कूल वाला चुन दिया वही आपको पढ़ना है। तो जिनके स्कूल में सेमूसी हो रहा है वो नोट कर लेंगे, पहला चैप्टर टिक कर लीजिए बउआ। ठीक है सर, सिलेबस बता दिए, बहुत अच्छा किए। सिलेबस बताना ही चाहिए, तभी तो पता चलता है क्या क्या पढ़ना है। दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर नहीं पढ़ना है, 5वां पढ़ना है, 6ठा पढ़ना है, 7वां 8वां नहीं पढ़ना है, 9वां पढ़ना है, 10वां पढ़ना है, 11वां पढ़ना है और 12वां चैप्टर पढ़ना है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक, यही चैप्टर के नाम भी लिखे हुए हैं। चलिए, और ओरिजिनल NCERT की बुक खरीदिएगा, 30-35 रुपया में देगा आपको। हाँ, और जिनको मनिका बुक पढ़ना है, ध्यान रहे, जिनको मनिका बुक पढ़ना है उनके लिए ये चैप्टर है। और बता रहे कि बुक से जो है कैसा क्वेश्चन बनता है, बता रहे, चिंता नहीं कीजिए, बुक से कैसा क्वेश्चन बनता है ये आपको हम बता रहे। देखिए, मनिका बुक वाले को ये पढ़ना है, समझ गए बउआ? कंफ्यूज मत होइए कि सर क्या दोनों को पढ़ना है, नहीं। आपका मनिका बुक है तो आपको इतना पढ़ना है, जिनका सेमूसी बुक है उनको ई वाला चैप्टर पढ़ना है। अच्छा सर, तो हम सेमूसी बुक वाले हैं तो हमारा क्वेश्चन सेमूसी बुक से ही आएगा? बिल्कुल, बोर्ड के पास सारा डाटा रहता है। ठीक, किस प्रकार का एक डाटा रहता है उनके पास कि किस बच्चे का क्या बुक चल रहा है। तो सर वो बोर्ड को कैसे पता चलता है? वो स्कूल दे देता है, चिंता नहीं कीजिए। तो मनिका वाले को ये पढ़ना है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। ध्यान रहे कि 10वां और 11वां जो चैप्टर है वो सिर्फ इंटरनल जो एग्जाम होता रहता है, पीरियोडिक स्किल टेस्ट, उसमें आएगा, फाइनल में ये नहीं आएगा। लेकिन स्कूल वाले मानने वाले थोड़ी, वो पूछ ही देंगे तो हम दोनों चैप्टर भी आपको पढ़ा देंगे, चिंता नहीं करना है। अब आपको बताते हैं कि बुक से क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जाएगा। तो आप सेमूसी बुक वाले हो या मनिका बुक वाले हो, चैप्टर बस आपको अलग पढ़ना है, क्वेश्चन पूछने का तरीका एक ही है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रश्न उत्तर। अच्छा सर, प्रश्न उत्तर का मतलब क्वेश्चन आंसर। तो सर ये क्वेश्चन आंसर कैसे पूछा जाएगा? तो पहला जो है आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा कोई भी गद्यांश वाला चैप्टर से। ठीक है, कोई भी गद्यांश वाला चैप्टर से। गद्यांश वाला चैप्टर का मतलब हो गया कि जितने भी स्टोरी वाले चैप्टर हैं उनसे पूछा जाएगा। ठीक, जैसे सेमूसी बुक का आप देखेंगे तो जैसे ये दूसरा
ले लीजिए स्वर्ण का क, ये एक स्टोरी वाला चैप्टर है, तो इसी से क्वेश्चन आंसर मान लीजिए पूछे तो पहले जो है आपको कोई ना कोई स्टोरी वाले चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछेगा। ठीक, कुछ वन वर्ड रहेगा और कुछ फुल सेंटेंस में लिखना रहेगा, बहुत ईजी होता है, सिखा देंगे, चिंता नहीं करना है। उसके बाद दूसरा जो है पद्यांश से पूछेगा। पद्यांश का मतलब हो गया कि कोई भी श्लोक वाले चैप्टर से पूछेगा, ये भी 5 नंबर का रहेगा, ये भी 5 नंबर का रहता है। ठीक, चलिए। और उसके बाद है तीसरा जो क्वेश्चन आंसर पूछेगा वो कोई नाटक वाला चैप्टर से पूछेगा, ये भी 5 नंबर का रहता है। उसके बाद आपसे पूछेगा प्रश्न निर्माण। सर ये प्रश्न निर्माण क्या होता है? प्रश्न निर्माण का मतलब होता है क्वेश्चन फॉर्मिंग करना। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप WH क्वेश्चन करते हैं ना, व्हाट लगाते हैं, कभी वाई लगाते हैं, तो संस्कृत में भी प्रश्न निर्माण होता है जो आपको हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भी 5 नंबर का रहता है। ठीक, नंबर सब 5 4 5 4 इसी तरीके से रहता है, चिंता नहीं कीजिए। उसके बाद आपसे अन्वय और भावार्थ पूछेगा। ठीक है, तो अन्वयम इसको कहते हैं या भावार्थ कहते हैं, मतलब दोनों अलग चीज़ है, कोई एक ही आपको पढ़ना है। ये पूछेगा जो हम आपको पढ़ाएंगे। अन्वय का मतलब होता है किसी भी श्लोक को संस्कृत में ही एक्सप्लेन करना, वो फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, आपको सिखा देंगे। उसके बाद आपसे वर्ड मीनिंग पूछेगा जिसको उचित अर्थ कहते हैं। ठीक, ये भी आपको हम पढ़ा देंगे, चिंता नहीं कीजिए। और उसके बाद लास्ट में आपसे पूछेगा घटनाक्रम। घटनाक्रम का मतलब क्या होता है कि स्टोरी को रीअरेंज करना रहता है। ठीक, जैसे अगर हमने कहा कि जैसे आजकल शादी हुई है किसी हीरो हीरोइन की, तो आलिया भट्ट की शादी हुई, फिर इंगेजमेंट हुआ, फिर बच्चा हुआ, फिर रिसेप्शन हुआ, तो आपको सही क्रम में बताना है। तो आप बताएंगे पहले इंगेजमेंट, फिर शादी, फिर बच्चा। ठीक, तो उसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट करना है स्टोरी को, यानी घटनाक्रम। तो इतना आपको सेम उसी बुक से क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, और जो है 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक जो स्कूल वाले जो है एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती घुसा देते हैं, आप तो जानते हैं कि स्कूल वाले किसी की सुनते नहीं हैं। जी सर, ठीक है, तो वो लोग एक्स्ट्रा 1-2 टॉपिक ज़बरदस्ती ऐड कर देते हैं, तो वो हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा, तो वो भी आपको पढ़ा देंगे। तो मेन जो है ये चैप्टर का नाम आप नोट कर लीजिए, जितने भी मनिका बुक वाले स्टूडेंट हैं, मेन चैप्टर पढ़िए, उसके बाद चैप्टर पढ़ा रहेगा, सब कुछ अपने आप क्वेश्चन आंसर सब कुछ बन जाएगा। उसके बाद ये सेमुसी बुक वालों का चैप्टर है, ये हो गया आपका ग्रामर और ये हो गया आपका ग्रामर। ठीक है, तो इतना ही है क्लास 9th में पढ़ना। तो आज पहला लेक्चर था, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बताएं। हाँ, ये प्रॉमिस करते हैं कि पूरे साल आपको पढ़ाएंगे, एक एक करके जितना भी टॉपिक है सब पढ़ा देंगे। ठीक, एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको कहीं पे सेव कर लीजिएगा, सभी वीडियो उसी में आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, बाबू सोना के साथ भी शेयर करना है, और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं। और साथ में संस्कृत टीचर को भी शेयर नहीं करना है, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। धन्यवाद।